नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेल्ट ड्राइव में क्रीप क्या होता है और पुली की क्राउनिंग क्यों की जाती है ये समझेंगे। देखिए, हमने अभी तक जो डिस्कस किया है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें हमने पढ़ा था स्लिप, यानी बेल्ट और पुली के बीच में सापेक्ष गति होने लग जाती है। वैसे तो जब बेल्ट और पुली ड्राइव एक साथ ऑपरेट होते हैं, बेल्ट और पुली, तो आदर्श परिस्थिति में, आइडियल कंडीशन में हम ये मानते हैं कि घर्षण इतना पर्याप्त है, इतना सफिशिएंट है कि ड्राइवर पुली जब चलेगी तो बेल्ट इसके साथ साथ चलेगी, बेल्ट चलेगी तो ड्रिवन पुली चलेगी। यानी जो गति बेल्ट की है या ड्राइवर पुली की है वही बेल्ट की होगी, और जो बेल्ट की है वही ड्राइवर की होगी। ठीक है, ये तो होता है आदर्श परिस्थिति में। लेकिन मान लेते हैं किसी कारण से बेल्ट और पुली के बीच में घर्षण कम हो जाता है। कारण कुछ भी हो सकता है। कारण ये हो सकता है कि इनमें टेंशन कम हो गया, कारण ये हो सकता है कि पुली और बेल्ट के बीच में जो घर्षण गुणांक है वो कम हो गया, यानी पुली और बेल्ट की सतह चिकनी हो गई, स्मूथ हो गई, या ऑयल आ गया, कोई भी कारण हो सकता है। तो उस कारण से बेल्ट और पुली के बीच में सापेक्ष गति होने लग जाती है। जो मैंने आपको कैसे समझाया था कि यदि मैं पुली के ऊपर एक निशान लगाऊं और बेल्ट के ऊपर एक निशान लगाऊं, ये बेल्ट के ऊपर A मान लेते हैं, पुली के ऊपर P मान लेते हैं, तो ये दोनों निशान साथ साथ अगर चलते हैं, तो हम कहेंगे किसी भी प्रकार की स्लिप नहीं है। और अगर ये ड्राइवर है तो P तेज चलेगा, अगर स्लिप है तो P आगे चलेगा, और चलेगा तो A भी, लेकिन थोड़ा पीछे पीछे चलेगा, तब हम कहेंगे कि स्लिप है। लेकिन ये स्लिप क्यों है, कारण क्या है? जोर इस बात पर है मेरा कि कारण है कि घर्षण की कमी है। अर्थात ये जो है, ये स्लिप जो था, जो हमने परसेंटेज स्लिप में एक फॉर्मूला भी निकाला था, टोटल परसेंटेज स्लिप कितना होगा, तो ये है घर्षण की कमी के कारण। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है क्रीप, जिसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। ये क्रीप के कारण भी बेल्ट और पुली के बीच में सापेक्ष गति होने लग जाती है, जो हमें महसूस नहीं होती है, दिखती नहीं है, फिजिकली हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन ये चुपचाप इस सिस्टम में एंटर हो जाती है। हमें मालूम भी नहीं होता कि ऐसी एक हमें लॉस हो रहा है। तो क्रीप क्या होती है, इसे अब हम समझेंगे। क्रीप जो है, ये भी बेल्ट और पुली के बीच में सापेक्ष गति ही होती है, लेकिन इसका कारण दूसरा है। इसका कारण है, जैसा मैंने कल हम इनिशियल टेंशन पढ़ रहे थे, तब हमने एक अजम्पशन किया था, एक परिकल्पना की थी कि बेल्ट जो होती है, हम इसका मटेरियल, जो इसका पदार्थ है, वो प्रत्यास्थ मानते हैं या इलास्टिक मानते हैं। ठीक है, इलास्टिक जैसा आप जानते हैं, इलास्टिक की परिभाषा क्या होती है कि बाह्य बल, यदि किसी, मान लेते हैं ये एक इलास्टिक पदार्थ है, इस पर दोनों तरफ मैंने एक बाह्य बल लगाया 10 न्यूटन, इधर भी लगाया 10 न्यूटन, तो इस कारण से इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा। इसकी लंबाई मान लेते हैं 100 मिलीमीटर थी, तो और परिवर्तित होके इसकी लंबाई हो गई, मान लेते हैं 104 मिलीमीटर, यानी 2 मिलीमीटर इधर बढ़ जाएगा, ये 2 मिलीमीटर इधर बढ़ जाएगा, और 2 मिलीमीटर इधर बढ़ जाएगा। ये 2-2 मिलीमीटर ये बढ़ गया। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही हम यहां पर यूज करेंगे। 2 मिलीमीटर दोनों तरफ बढ़ गया। ठीक है, क्या है, एक पदार्थ, एक कोई 100 मिलीमीटर लंबी कोई वस्तु है जिसका पदार्थ प्रत्यास्थ है, यानी इलास्टिक है। इस पर मैंने एक बाह्य बल 10-10 न्यूटन दोनों तरफ लगाया, तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। मान लेते हैं कुल लंबाई में परिवर्तन 4, यानी 100 का 104 हो गया, तो 2 इधर बढ़ गया और 2 इधर बढ़ गया। अब यदि मैं इस बल को हटाऊं
तो क्या होगा, चूंकि ये पदार्थ प्रत्यास्थ है तो ये वापस से अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, यानी ये सिकुड़कर वापस 100 मिलीमीटर हो जाएगा। कब हुआ ये? जब हमने बाह्य बल हटा दिया। यहां तक समझ में आया? अब मान लेते पूरा बाह्य बल अपन नहीं हटाते हैं, इस 10 को मैं 8 कर देता हूं। 10 को मैंने 8 कर दिया, यानी पहले 10 था तो लंबाई में परिवर्तन इधर 2 था, अब 8 किया तो ये इधर से थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा ये, यानी इतना हिस्सा इसका गायब हो जाएगा। ये गायब क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये अब मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि 2 की जगह 1.5 mm रह गया, तो कुल लंबाई अब कितनी रह गई? 100 + 2 + 1.5 यानी आधा mm कम हो गया। किस साइड से कम हुआ? जिधर से मैंने बल कम किया। बिल्कुल व्यवहारिक चीज है, इधर से ये थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि इधर तो ज्यादा बल लग रहा है, तो इधर से ये सिकुड़ेगा। अर्थात जो प्रत्यास्थ पदार्थ पर जिस साइड में हम बल लगा रहे हैं, बल को कम कर रहे हैं, उस साइड से उसकी लंबाई वापस मूल अवस्था में आएगी। ठीक है, तो यही गुण, इसी गुण के कारण पदार्थ के या बेल्ट के इसी गुण के कारण, यानी प्रत्यास्थ गुण के कारण ही क्रीप होता है। अब हम क्रीप को बहुत अच्छे से, गौर से आप इसको समझिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो क्रीप देखिए, वैसे मैं आपको समझाता हूं। क्रीपर्स होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जैसे जीव जंतु जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप। तो देखिए सांप कैसे चलता है, मान लेते हैं ये सांप है और ये इसका मुंह है, ये सांप है। ठीक है, तो सांप कैसे चलता है? सांप अपने अगले हिस्से को स्ट्रेच करता है, तो ये अगला हिस्सा, मान लेते इतना हिस्सा, ये स्ट्रेच होके लंबा हो गया। फिर इसको सिकुड़ता है, तो ये यहां से नहीं सिकुड़ता है, इधर से सिकुड़ता है, तो ये बॉडी इसकी आगे खींचती है, तो ये इस तरह से चलता है, यों, फिर यों, फिर सिकुड़ता है, फिर यों, फिर सिकुड़ता है। तो इस तरह से इसके अंदर एक तरंग चलती है, वेव चलती है। इस टुकड़े को इसने फैलाया, अगला हिस्सा आ गया, फिर इस हिस्से को इसने स्ट्रेच किया, फिर इसको सिकोड़ा, पीछे का हिस्सा स्ट्रेच हुआ, फिर इसको सिकोड़ा। इस तरह से ये वेव चलती है इसकी, इस तरह से यो। तो ये भी क्रीपर्स कहलाते हैं, ये भी क्रीपर्स यानी रेंग कर चलने वाले जीव जंतु। तो बेल्ट जो होती है अपनी प्रत्यास्थता के गुण के कारण पुली पर ऐसे क्रीप के द्वारा ही यूं ऐसे चलती है। अब इस क्रीप को अपन गौर से समझते हैं। तो देखिए होता क्या है, जैसा मैं समझा चुका हूं पहले भी, कि बेल्ट में एक टाइट साइड होती है और एक स्लैक साइड यानी ढीली साइड होती है। तनाव दोनों तरफ होता है। ढीला इसलिए कहते हैं कि टाइट साइड की तुलना में उस साइड में स्लैक साइड में तनाव थोड़ा कम होता है। ये मान लेते हैं T1 जिसको मैंने कह दिया 100 न्यूटन, T2 जिसको मैंने कह दिया मान लेते हैं 80 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बेल्ट के यहां पर तो 100 और यहां अचानक 80 हो गया, ऐसा नहीं है। या उल्टा बोले तो यहां 80 तो 80 और यहां अचानक 100 हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत धीरे 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 हर बिंदु पर तनाव का मान धीरे धीरे कम होता चला जाता है और यहां कितना हो जाता है 80। मान लेते हैं ये ड्राइवर है, ये क्या है ड्राइवर, जैसा मैंने इस चित्र में दिखाया है ये ड्राइवर है। अब देखिए इधर तनाव ज्यादा है और इधर तनाव कम है, तो बेल्ट के किसी भी टुकड़े को मैं लूं, मान लेते इतना सा टुकड़ा लेते, तो ये तय है कि टाइट साइड वाले एज पर या एंड पर, इस छोटे से टुकड़े की बात करें, टाइट साइड वाले एंड पर इसका तनाव ज्यादा होगा और दूसरी साइड वाले पर तनाव थोड़ा कम होगा। यानी तनाव तो होगा, लेकिन इस टुकड़े पर कितने टुकड़े ले लो, कहीं भी ले लो, हर टुकड़े पर तनाव वाली साइड में ज्यादा होगा, यानी T1 वाली साइड में ज्यादा होगा, T2 वाली साइड में थोड़ा कम होगा, लेकिन ये खिंचा हुआ होगा, ये तय है। तो अब यहां पर समझिए आप, ये एक ड्राइवर पुली है, इस ड्राइवर पुली पर ये बेल्ट है, बेल्ट पर ये टाइट साइड है और ये स्लैक साइड है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर पुली जो है टाइट साइड से बेल्ट को अंदर खींचती है और स्लैक साइड से बेल्ट को बाहर छोड़ती है, बेल्ट को बाहर छोड़ती है। अब मैं एक बहुत छोटा सा टुकड़ा एक लेता हूं, बेल्ट का एक छोटे से टुकड़ा है जिस पर मैंने निशान लगा दिया एक पीले रंग का, इसकी लंबाई कुछ है जैसे चित्र में दिख रहा है। जब ये टुकड़ा अच्छा यहां पर है तो इस एंड पर तो
तनाव ज्यादा होगा, इस एंड पर तनाव कम होगा, जो भी है उसके अनुसार इसकी लंबाई है। अब जब ये टुकड़ा चलकर यहां आया तो इस साइड वाला भी तनाव कम हुआ और इस साइड वाला भी तनाव, दोनों तनाव कम हुए, तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। चूंकि तनाव कम हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हम टाइट साइड से स्लैक साइड में जा रहे हैं, तो तनाव दोनों साइड में कम होगा, लेकिन फिर भी ये खिंचा हुआ है, इसलिए लंबाई तो रहेगी लेकिन इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। फिर यही टुकड़ा यहां आएगा तो इधर तनाव ज्यादा होगा और इधर तनाव कम होगा, लेकिन यहां की तुलना में दोनों साइड का तनाव और कम होगा, तो ये और सिकुड़ जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए, पहले ये बेल्ट के इतनी परिधि पर टच हो रहा था, फिर इतनी पर हुआ, फिर इतनी सी पर ही रह गया। इसका मतलब ये टुकड़ा बेल्ट का इस पुली की परिधि पर रगड़ लगा रहा है। कैसे? जैसे मैंने बताया था, सांप चलता है, ये पुली है, ये बेल्ट का टुकड़ा है, तो यहां पर देखिए ये पुली है, ये बेल्ट का टुकड़ा यहां इतने पर टच में था, ऊपर अपन यहां आए तो अभी इतने में तो ये सिकुड़ गया। जब सिकुड़ेगा तो रगड़ लगेगी, यानी स्लिप होगा। ठीक है। स्लिप होगा तो हमें गति का लॉस होगा, यानी जो वेग इसका है वो वेग इसका नहीं होगा, इसका वेग थोड़ा कम होगा। क्लियर है चीज? ये की यही चीज जब ये बेल्ट ड्रिवन पुली पर आएगी तो इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पर एंट्री टाइट साइड से है और एग्जिट स्लैक साइड से है। अगर ये अब आगे किस पर जाएगा? ड्रीवन पर, तो ड्रीवन यूं घूमेगी, तो उस पर एंट्री स्लैक साइड से और एग्जिट टाइट साइड से, अर्थात बेल्ट की कम लेंथ एंटर होगी और वो खींच खींच के ज्यादा हो जाएगी, वृद्धि होगी, क्योंकि कम तनाव से ज्यादा तनाव की तरफ जा रहे हैं। तो यही एक टुकड़ा हम बेल्ट का देखें, हर एक टुकड़े पर यही घटना घटित होगी। जैसे ये टुकड़ा आगे आ गया तो इसकी जगह ऐसा कैसा दूसरा टुकड़ा आ जाएगा, फिर ये टुकड़ा आगे आ गया तो ये वाला आगे गया, तीसरा आ गया। हर टुकड़ा जो इस लंबाई का है आगे जाता जाएगा तो इसकी लंबाई कम होती चली जाएगी। ऐसे ही जब ये ड्राइवर पुल्ली पर होगा तो लंबाई कम होगी और वो बढ़ती चली जाएगी, यानी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। तो ये दो तरीके से हम क्रीप को पढ़ते हैं। ये जो घटना है ये कहलाती है क्रीप, CREEP। इसके फॉर्मूला कैलकुलेशन भी होती है जो यहां पर हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, पुली यूं चल रही है, इसकी कुछ गति है, लेकिन चूंकि इस साइड में, जैसे मैं इसको बोल देता हूं AB, तो ये भी A और ये B, तो ये भी A और B। जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल में यहां बताया था, जिस साइड का तनाव हम कम करते हैं उस साइड से, जैसे मान लेते इधर 10 था और इधर 10 था, फिर ये घटके रह गया 8 और ये घटके रह गया 6। तो देखिए इधर से ज्यादा कम हुआ है, इधर से थोड़ा कम हुआ है, इधर 2 का ही अंतर आया, इधर 6 का अंतर आया, तो जो फैलाव था वो यहां से इतना होगा तो यहां से ज्यादा होगा। ठीक है। इसका मतलब ये जो बेल्ट है ये एक ही साइड से ज्यादा सिकुड़ेगी बजाय बी के, यानी इस साइड से सिकुड़ेगी। जैसे अगर ये ए बी था तो ये ए बी था, तो ये इधर से ज्यादा सिकुड़ी है, इधर से और ज्यादा सिकुड़ी है, यानी ये क्रीपिंग बैकवर्ड है। इसकी बेल्ट की गति यूं है तो बेल्ट इसके विपरीत दिशा में सिकुड़ रही है। ठीक है। तो ड्राइवर पुली पर तो होती है बैकवर्ड क्रीप, बैकवर्ड क्रीप, यानी जो बेल्ट सिकुड़ रही है, जो सापेक्ष गति हो रही है पुली के सापेक्ष, बेल्ट पीछे की तरफ आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड क्रीप। जब ये पीछे आ रही है तो इसका मतलब पुली तेज चल रही है और बेल्ट इसमें, बेल्ट चूंकि पहले ड्राइवर पुली चलेगी तो पुली तेज चल रही है और बेल्ट धीरे चलेगी, क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रही है, इसमें स्लिप हो गया। ठीक है। इसलिए बेल्ट की गति इसकी तुलना में कम होगी। किस कारण से? क्रीप के कारण से। और क्रीप किस कारण से हुआ? क्रीप हुआ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता के गुण के कारण। तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड क्रीप। इसका उल्टा क्या होगा? फॉरवर्ड क्रीप, यानी ड्रीवन पुली में,
यदि मैं यहां पर थोड़ा सा इसको समझा दूं आपको चित्र बनाकर, तो देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा कि यही पुली, यही बेल्ट अब अगर ड्रीवन पर आती, ये मान लेते हैं ड्रीवन का केस है, ठीक है। इसमें ये बेल्ट का टुकड़ा था जिसको ए बी बोल रहे हैं, तो ये बी और ये ए मान लेते हैं, जो भी इसकी लंबाई थी। ये आगे जाएगा तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी या कमी होगी ए बी में, बताइए आप। साफ दिख रहा है कि वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि ये ड्रीवन है, ये ड्रीवन है, तो ड्रीवन जब यूं घूमेगा तो स्लैक साइड से ढीली यानी कम तनाव की साइड से बेल्ट इस पर आएगी और ज्यादा तनाव की साइड में, टाइट साइड में ये जाएगी। इसका मतलब कम तनाव था, अब बढ़ा तो वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, लंबाई में वृद्धि होती चली जाएगी। तो पुली धीरे चल रही है और बेल्ट तेज चल रही है, क्योंकि लंबाई में वृद्धि हो रही है तो पुली के सापेक्ष बेल्ट आगे जा रही है। इसका मतलब बेल्ट की गति की तुलना में ड्रिवन पुली थोड़ा धीरे चलेगी। तो ये क्यों हुआ? ये भी क्रीप के कारण हुआ। इसको हम बोलते हैं क्रीपिंग फॉरवर्ड या फॉरवर्ड क्रीप। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राइवर पुली पर बैकवर्ड क्रीप होती है और ड्रिवन पुली पर फॉरवर्ड क्रीप होती है। जो गौर करने की बात है कि ये जो सापेक्ष गति पैदा हुई है, ये घर्षण की कमी के कारण नहीं हुई है, और ये किसके कारण हुई है? ये हुई है प्रत्यास्थता के गुण के कारण। और इसके कारण, क्रीपिंग के कारण, हमें क्रीप कॉजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड पुली कॉजिंग द लॉस ऑफ मोशन। क्रीप जो होती है वो बेल्ट और पुली के बीच में सापेक्ष गति पैदा करती है, जिसके कारण हमें गति का लॉस होता है या क्षति होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्राउनिंग ऑफ पुली। देखिए, क्राउनिंग का मतलब मोटे तौर पर, वैसे तो क्राउन का मतलब होता है मुकुट, ठीक है, लेकिन यहां पर कहीं भी अपन मैकेनिकल में क्राउनिंग का मतलब पढ़ते हैं तो क्राउनिंग का मतलब होता है किसी भी समतल पृष्ठ को थोड़ा सा बीच में से उठा दिया जाए, यानी कैसा कर दिया जाए? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तलाकार, उत्तलाकार, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है बीचों से फूला हुआ होता है, वो मतलब है क्राउनिंग का। क्राउनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? ठीक है, क्राउनिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कई बार क्या होता है, देखिए बेल्ट की, जैसे मैं पुली की बात करता हूं, जैसे मान लेते हैं, जैसे एक पुली है इस प्रकार से, देखिए एक पुली, यो मान लेते हैं एक पुली और दूसरी नीचे, इसके ऊपर एक बेल्ट है। ठीक है, मान लेते हैं किसी कारण से ये शाफ्ट है, ये ड्राइवर की शाफ्ट है, ये ड्रिवन की शाफ्ट है, इसके ऊपर पुली है और इसके ऊपर पुली है। ठीक है, इस प्रकार से, और अभी ये मानते हैं फ्लैट बेल्ट पुली है। ठीक है, केवल ये जो होता है क्राउनिंग ऑफ पुली फ्लैट बेल्ट में होती है। ठीक है, फ्लैट, फ्लैट बेल्ट में होती है। तो ये जो पुली है, इसके जो ऊपर का सरफेस है, जो ये बेलनाकार सरफेस है, जो परिधि है, बिल्कुल फ्लैट यानी चपटी होती है, इसके ऊपर पट्टा चढ़ा हुआ है। अब मान लेते हैं ये दो शाफ्ट जो है, थोड़ा सा इनके अंदर, मैं ज्यादा करके बता रहा हूं, ऐसे टेढ़ी हो गई, ठीक है, या किसी प्रकार से इस तरह से टेढ़ी हो गई, तब क्या होगा? जब हम इनको चलाएंगे तो बेल्ट जो है इन पुली पे से उतरने की कोशिश करती है, स्लिप होती है, स्लिप्स ऑफ द पुली। देखिए, स्लिप का मतलब दो है, एक तो यहां पड़ा था अपने स्लिप, जो घर्षण की कमी के कारण इनमें सापेक्ष गति होती है, एक होता है कि स्लिप होकर फिसलकर उतरने की कोशिश करती है। सीधा सा उदाहरण मैं दे सकता हूं इसका, जैसे साइकिल की चेन होती है, अगर लूज है और साइकिल की चेन हिलती है और अपन पैडल चलाते हैं तो वो चेन कई बार उतर जाती है। इसी प्रकार से यदि आगे का जो दांतेदार पहिया स्प्रोकेट और पीछे का स्प्रोकेट है, उनमें अगर सीध सही नहीं है, प्रॉपर थोड़े से भी इधर उधर है, तो चेन, चलती चेन उस पर से उतर जाती है। ठीक ऐसे ही यहां पर पुली भी, पुली पर से बेल्ट स्लिप होने की संभावना रहती है, जिसे हम बोलते हैं स्लिपिंग ऑफ बेल्ट। स्लिप ऑफ बेल्ट, ठीक है, ये बेल्ट की स्लिप होती है, इसे नहीं होने देना है। तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो क्या कि जो पुली मैंने बनाई उसके दोनों तरफ किनारे बना दे,
जैसे कुएं के ऊपर होती है पुली, घिरनी लगी होती है, दोनों तरफ किनारे होते हैं, बीच में एक नाली होती है, इसमें रस्सी चलती है, ऐसे कर सकते हैं तो बेल्ट बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएगी। लेकिन इसकी क्षति क्या होगी, लॉस क्या होता है हमें, जो बेल्ट के किनारे होते हैं वो इन दोनों साइड के फ्लैंज बोलते हैं इसको, यानी हम पुली चपटी इस प्रकार से, देखिए यो पुली है, ये पुली इस तरह से सामने से देखेंगे ऐसे दिखेगी, तो इसके दोनों साइड में ऐसे हम किनारे बनाते हैं। चरखी होती है, चरखी की शेप की बना दी, अब बेल्ट इसमें यूं चलेगी तो बेल्ट स्लिप नहीं हो सकती, इनको हम बोलते हैं फ्लैंज, FLANGE। तो ये कैसी पुली है, फ्लैंज्ड पुली है। लेकिन फ्लैंज पुली के दो नुकसान हो गए, एक तो इसका वजन ज्यादा हो गया, भारी हो गई, दूसरा इसमें जो बेल्ट चलेगी तो बेल्ट के किनारे जो इससे टच होंगे वो घिस जाएंगे, जल्दी बेल्ट खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम पुली की, फ्लैट पुली की क्राउनिंग करते हैं। क्राउनिंग क्या होती है कि इस तरह से जो फ्लैट पुली है, जो इसकी परिधि बिल्कुल चपटी है, इसको हम थोड़ा सा फुला देते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे होती है, जो मैंने यहां पर चित्र में दिखाई है। अगर दोनों पुली का अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है तो बेल्ट बिल्कुल ठीक बीच में चलेगी। मान लेते हैं किसी कारण से दोनों शाफ्ट के बीच में थोड़ा भी चेंज हो गया एंगल का, बिल्कुल समानांतर न होकर कुछ भी इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया, तो बेल्ट मान लेते हैं ABCD, यानी चलती हुई बेल्ट यूं चल रही थी, वो इधर घूमती तो इधर फिसलेगी, इधर उतरने की कोशिश करेगी। लेकिन बेल्ट का डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि बेल्ट में जो प्रत्यास्थता होती है उसके कारण, जैसा चित्र में दिख रहा है कि जब ये बेल्ट, चलती हुई बेल्ट इस तरफ स्लिप होगी तो ये वाली जो साइड है AE साइड खींचकर लंबाई में परिवर्तन होगा और ये इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और ये क्या हो जाएगा AB, और FD जो है इसकी लंबाई में कमी होगी और ये क्या हो जाएगा CD, यानी इस तरफ ऐसे होगी। तो इस बेल्ट की इस साइड में खिंचाव होगा, AB साइड में खिंचाव होगा, ठीक है। जब खिंचाव होगा तो खिंचाव के कारण ये बेल्ट ऑटोमेटिकली वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी और सीधी चलेगी। इस प्रकार से क्राउनिंग के द्वारा हम बेल्ट की स्लिप को, ये वाली स्लिप नहीं, घर्षण की कमी के कारण नहीं, पुली पर से उतरने की घटना को हम रोक सकते हैं। अर्थात बेल्ट जो है ऑटोमेटिकली अपने आप ही वापस से अलाइन हो जाती है, फिर से सीध में चलने लग जाती है। किस कारण से, क्राउनिंग ऑफ पुली से, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्राउनिंग ऑफ पुली क्यों की जाती है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्यों की जाती है। यहां से यह भी स्पष्ट है कि वी बेल्ट में हमें आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वी बेल्ट में, ये जो वी बेल्ट में ऑटोमेटिक अपने आप ही बनावट ही उसकी ऐसी होती है पुली की कि उसमें खांचा कटा हुआ होता है, तो ये स्लिप होगी ही नहीं। तो क्या आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि क्या वी बेल्ट में क्राउनिंग की आवश्यकता है? नहीं है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आज आपको क्रीप और क्राउनिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।